हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमने इसके पहले 4 लेक्चर कवर किए। उस 4 लेक्चर के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उसी फिजिक्स के अंतर्गत साइंस में प्रकाश की उत्क्रमणीयता। हम लोग यहाँ पर साइंस पढ़े। साइंस में हमारा जो पार्ट है वो फिजिक्स है, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और उस भौतिक विज्ञान में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, जो हमारा समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग पढ़ रहे समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, और उस समतल पृष्ठों से प्रकाश के परावर्तन में जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो बिल्कुल इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो आज हम लोग पढ़ देंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। चलिए देखते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। देखो यहाँ पर एक चीज़ अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये जो उत्क्रमणीयता है, इसका मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीयता। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड आया उत्क्रमणीयता में, उत्क्रमण। और उत्क्रमण का मतलब क्या होता है, उल्टा होना। क्या होता है, उल्टा होना। और जिसके अंदर ये गुण पाया जाता है उसे हम कह देते हैं उसके अंदर उत्क्रमणीयता है। क्या है, उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी है। तो इसका मतलब उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है कि जो अपने आप को उल्टा करने का गुण रखता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता। अब किसको उल्टा करने का गुण है, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता हम पढ़ रहे हैं। किसकी, प्रकाश। तो प्रकाश अपने आप को उल्टा करने का गुण रखता है। और कैसा उल्टा करने का गुण रखता है, जरा इसकी बात को हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई प्रकाश आई। पहली बात ये क्या है आपका, चिकनी व पॉलिशदार सतह है। क्या है, चिकनी व पॉलिशदार सतह है। अब इस चिकनी व पॉलिशदार सतह पर एक आपकी प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई और टकरा कर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई आपतित किरण, और ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। इस तरीके से। अब एक बात समझो, उत्क्रमणीयता होती क्या है। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है, हमने देखा ये क्या हुआ, ये पूरा क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। क्या है, कैसे है, मैंने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। क्यों परावर्तक पृष्ठ है, क्योंकि हमने इसकी पहले बात कर रखी है कि जहाँ से प्रकाश परावर्तित होती है जिस पृष्ठ से, उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और परावर्तक पृष्ठ के लिए बेटा पॉलिश होना जरूरी है। अगर पॉलिश नहीं होगा तो परावर्तक पृष्ठ बनेगा नहीं। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से लाइट आई, इस पे पड़ी और पड़कर क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो ये प्रकाश की किरण आपतित किरण, और ये क्या हो गई, परावर्तित किरण। तो हमने क्या किया, मान लो अगर मैं लाइट यहाँ से डालूँ तो ऐसे चली जाएगी वापस। लेकिन अगर मैं लाइट ऐसे डालूं तो ये हम पाते हैं ये लाइट इस तरीके से चली जाती है। मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये क्या होता है इसका, चलो मान लेते हैं ये आपका अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। अब ये एंगल आपका आपतन कोण होता है और ये आपका होता है परावर्तन कोण। हमने मान लो ये 30 डिग्री के कोण पर डाला और लाइट भी कितने एंगल पर गई, 30 डिग्री पे। एक बार इधर से डाला तो ऐसे गई, इधर से डाला लाइट तो किस तरफ से गई, ऐसे गई। हमने ये देखा कि ये तो प्रकाश को मैं जो जाने की है, जो इस तरीके से प्रकाश आ रही है, अगर इसके क्रम को उल्टा कर दें, मतलब अभी इधर से आ रही तब की बार कहाँ डाल दिया, इधर से, तो हमने देखा ऐसा उल्टा कर देने से इसके परावर्तन पर कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यदि ये आपतित किरण है तो ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित। जब हमने इसको आपतित किरण मान लिया, इसको परावर्तित किरण, तो ये हमने देखा कि इसके परावर्तन पर कोई प्रभाव नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो परिभाषा क्या होगा, तो हम ये होगा कि यदि आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, क्या, यदि प्रकाश के परावर्तन में, यदि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए। देखो पहला वर्ड क्या बोलोगे, यदि प्रकाश के परावर्तन में। अगर भाई प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो उत्क्रमण होने का कोई चांस ही नहीं। तो पहले परावर्तन होगा तब हम उसको उल्टा करके चेक करेंगे। तो क्या करेंगे भैया, हम कहेंगे यदि प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए। किसको, आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लेंगे
तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगी। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला भाई, जिसको जो मानोगे वह उसी तरह तो व्यवहार करेगी। हमने आपतित किरण को क्या मान लिया, परावर्तित किरण। तो जब आपतित किरण को हमने परावर्तित की किरण की तरह माना तो ये आपतित किरण किस तरह व्यवहार करेगी, परावर्तित किरण की तरह। तो अब यही परिभाषा होगी प्रकाश की उत्क्रमणीयता में, यदि आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगी, तथा परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगी। और इस प्रकार परावर्तन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात प्रकाश को अपने उत्क्रमण करने का गुण रखता है, प्रकाश अपने आप को उत्क्रमित करने का गुण रखता है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, यदि प्रकाश के परावर्तन में, तो प्रकाश का परावर्तन होना जरूरी है, यदि प्रकाश के परावर्तन में क्या कर लोगे, आपतित किरण को पहले परावर्तित मान लो, आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, परावर्तित किरण मान लिया जाए, किरण मान लिया जाए, तो भैया देखो हमने क्या किया, आपतित किरण को क्या माना, परावर्तित किरण। तो जब हमने इस आपतित किरण को परावर्तित किरण माना तो अब आपतित किरण किस तरह व्यवहार करेगी, परावर्तित किरण की तरह। तो लिखेंगे तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगी, परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगी या करेगा। अब हमने आपतित को परावर्तित माना तो अब परावर्तित को क्या मान लेंगे, आपतित, तथा परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, आपतित किरण मान लिया जाए, आपतित किरण मान लिया जाए, तो अब भैया परावर्तित किरण को जब तुम आपतित किरण मानोगे, इसको क्या मानोगे, आपतित किरण मानोगे, तो ये परावर्तित किरण किस तरह व्यवहार करेगी, आपतित किरण की तरह, क्योंकि हमने उसे क्या माना है, आपतित किरण। तो हमने क्या बोला, तथा परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगी, आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगी, तथा इस प्रकार और ऐसा करने से प्रकाश के परावर्तन में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, तथा इस प्रकार परावर्तन में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं क्या, अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश अपने आप को उत्क्रमित करने का गुण रखता है। इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा, हमने तो मेन चीज लिख दिया है, इसके आगे क्या लिखोगे, हमने क्या बोला, यदि प्रकाश के परावर्तन में इस आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगी, तथा परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगी। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात प्रकाश अपने आप को उत्क्रमित करने का गुण रखता है, और इसी गुण को हम लोग कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। बेटा यहाँ पे इसका तो कोई यूज नहीं, लेकिन जब आप क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे, जिसे हम ऑप्टिक्स के रूप में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम आपको बताएंगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वहाँ पर कॉन्सेप्ट के रूप में इस प्रकाश की उत्क्रमणीयता का हम लोग यूज करते हैं, और वहाँ पर इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अभी यहीं से पढ़ लो। और याद रखना, जैसे हम उल्टा मानेंगे तो अब परावर्तन में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, मतलब जो बस क्या हो जाएगा, अगर मैं इस आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लूँ तो ये आपतन कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, और परावर्तित किरण को अगर मैं आपतित किरण मान लूँ तो ये परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण, बस फर्क इतना होगा, लेकिन कोण का मान बदलेगा नहीं। तो ये समझ में आ गया आपको प्रकाश की उत्क्रमणीयता। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि प्रकाश के परावर्तन में
आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए। देखो जिसको जो मानोगे वह उसी तरह व्यवहार करेगी। ये परिभाषा याद करने का मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो यदि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगी, तथा परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगी। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। और हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश अपने आप को उत्क्रमित करने का गुण रखता है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये था हमारे पास प्रकाश की उत्क्रमणीयता। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। चलिए यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, बात करते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। यहीं पर मैं समझा दे रहा हूँ, समझिएगा। प्रतिबिंब जिसे इंग्लिश में बेटा कहते हैं इमेज। देखो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम हमारे पास 2 किरण तो जरूरी है। समझ में आ रही बात है? तो प्रतिबिंब बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम से कम हमारे पास 2 किरण का होना आवश्यक है। और वो दोनों किरण कैसे होने चाहिए? ये नहीं कि आपतित किरण। मान लो, देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास ये कोई समतल दर्पण है। क्या है ये? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्यों है? क्योंकि ये मेरा बेटा पूरा फ्लैट है, जो इसका परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है, समतल है, इस वजह से समतल दर्पण है। अब अगर मान लो ये कोई प्रकाश की किरण आई, क्या आई? प्रकाश की किरण, तो ये कहाँ जाएगी बेटा? ऐसे निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण आई, ऐसे निकल जाएगी। तो प्रकाश की किरण हमें कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण की आवश्यकता है? कम से कम 2 किरण। कम से कम 2 किरण हमें चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो ये 2 किरण, अब वो 2 किरण कौन से होने चाहिए? आपतित किरण या परावर्तित किरण? तो याद रखना, आपतित किरण से कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, जब भी बनता है क्या नाम आपके, परावर्तित किरण से। अब ये दोनों परावर्तित किरण आपस में मिलेंगे या मिलते हुए प्रतीत होंगे तो ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। एक बात याद रखना, हमने क्या बोला कि अगर आपको कहीं प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता है? 2। अब वो दोनों किरण कौन से होने चाहिए? आपतित किरण या परावर्तित किरण? तो आपतित किरण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? परावर्तित किरण। क्योंकि देखिए, जैसे मान लो अभी मेरा प्रतिबिंब आपकी आंखों में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? आपकी। अब हमारे ऊपर प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही होगी? सूर्य से। अब सूर्य से प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो सूर्य के प्रकाश से जो चलकर हमारे पास आके लड़ रही है प्रकाश किरण, वो कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण हो गई। बताओ क्या वो आपतित किरण कभी मेरा इमेज बना पाएगी? नहीं। अब मुझसे टकराकर जो आपकी आंखों में किरण जाएगी वो कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। कौन सी हो जाएगी? क्यों? क्योंकि जो प्रकाश हमारे सूर्य से आई हमारे शरीर पर पड़ी वो तो आपतित किरण हो गई, लेकिन हमसे टकराकर जो आपके पास जा रही है वो कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। और ये परावर्तित किरणें आपकी आंखों के रेटिना पर जाकर मिलती है। इस प्रकार से हमारा आपकी आंखों में प्रतिबिंब बनता। तो प्रतिबिंब बनाने वाली किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरणें। आपतित किरणें कभी आपका प्रतिबिंब नहीं बनाती। जब भी बनाती तो प्रतिबिंब कौन बनाता है? परावर्तित किरणें। तो याद रखना, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण की आवश्यकता होती है? कम से कम 2। और वो दोनों किरणें कौन सी होंगी? आपतित किरणें नहीं होंगी, बल्कि कौन सी होंगी? परावर्तित किरणें। तो जब 2 परावर्तित किरणें आपस में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी तो इस प्रकार आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है बात यहाँ पे? तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि जब प्रकाश किरणें, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, क्या कहोगे? जब किसी बिंदु से, मान लो जैसे समझो, अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ प्रतिबिंब होता क्या है। यहाँ पर मेरी बात समझना, मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये हो गए कोई चुन्नू लाल भैया, ठीक है ना, ये हो गए, ठीक। अब मान लो यहाँ पे सूर्य है, क्या है बेटा? सूर्य। और यहाँ पर खड़े हैं कोई दूसरा आदमी भाई, है ना, ये खड़े हैं। अब क्या करना है? इनका प्रतिबिंब बनाना है। तो बताओ, यहाँ से चलेगी प्रकाश किरणें, इनसे टकराएगी और टकराकर कहाँ मिलेंगी? इनकी आंखों पे। इनकी आंखों पर सारे जाकर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो क्या कहोगे? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान से सुनना, परिभाषा बता रहा हूँ प्रतिबिंब का। अब ये क्या हो जाएगा? मैं मान लेता हूँ ये कोई बिंदु है या वस्तु है,
क्या है? बिंदु या कोई वस्तु जहाँ से प्रकाश चल रही है। तो किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, यही तो चल रही है ना। तो किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, देखो ये चल रही हैं, चलने वाली किरणें ना, कहाँ से चली है भैया? सूर्य से। और ये कौन सी किरणें हैं? परावर्तित किरणें हैं। तो ये कहाँ से आई? परावर्तन के पश्चात आई है। कहाँ से आई है? परावर्तन के पश्चात, है ना। और ये बिंदु है, ये वो बिंदु है जहाँ पर मिल रही हैं। कहाँ रही हैं? मिल रही है। तो क्या कहो? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब कहते हैं। जरा अभी मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। आई होप आपको समझ में थोड़ी बहुत बातें आएंगी। तब तक आप इसे इतना नोट करिए, मैं इसे रफ करता हूँ, रफ करके मैं फिर से आपको प्रतिबिंब समझाने का प्रयास करता हूँ। तब तक आप लोग इतना नोट करिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं प्रतिबिंब को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आगे हमें प्रतिबिंब जो बनाना है आपके जो सिलेबस में, वो लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाना और दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा? लेंसों के द्वारा और दर्पण के द्वारा। तो आपके दर्पण कौन से हैं? गोलीय दर्पण है। और लेंस कौन सा? उत्तल और अवतल लेंस। क्लियर बात यहाँ पे। तो एक आप दर्पण की जब बात करते हैं तो वहाँ प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात होती है। क्या होती है? जब बात हम क्या करते हैं दर्पण की, तो वहाँ परावर्तन होता है। और जब बात हम लेंस की करते हैं तो वहाँ क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो याद रखना, प्रतिबिंब दो चीज़ों से बनता है। आपको भी मैंने बताया किससे बनता है बेटा? दर्पण से बनता है और लेंस से बनता है। लेंस में कब बनेगा? जब प्रकाश किरणों का अपवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश किरणों का अपवर्तन। और दर्पण से कब प्रतिबिंब बनेगा? जब प्रकाश किरणों क्या होंगे? परावर्तन होंगे। तो याद रखना, अगर कोई पूछे दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, तो परावर्तन के द्वारा। और अगर आपसे कोई पूछे लेंसों के द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, तो क्या कहोगे? अपवर्तन के द्वारा। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनती है? दो, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। अब बात आई कि परावर्तन, अगर परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है तो वो भी, उसमें भी दो टाइप से बनते हैं। एक तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद सच में मिलेंगी या तो मिलती हुई, और ऐसे सिमिलरली अपवर्तन में भी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात या तो सच में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो चलिए इसी का एग्जाम्पल लेकर हम आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हम बनाकर दिखा रहे हैं आपको। ये आपका दर्पण है अवतल। कौन सा दर्पण है? आपको आगे हम सिखाएंगे कैसे अवतल दर्पण पहचानना है। अभी के लिए प्रतिबिंब समझने के लिए मान के चलिए क्या है आपका? अवतल दर्पण है। क्या है बेटा आपका? अवतल दर्पण। और इधर मैंने बना दिया आपका बेटा, ये रहा आपका उत्तल दर्पण। आगे सब आपको क्लियर करेंगे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अभी के लिए समझ के चलो, ताकि आपको परिभाषा प्रतिबिंब की एक ही बार में क्लियर हो जाए, इस वजह से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये रहा बेटा आपका क्या? उत्तल लेंस। क्या है ये? उत्तल लेंस। और इधर हमने आपका बना दिया कौन सा लेंस? अवतल। ये आपका लेंस है अवतल। चलिए बात करते हैं हम लोग। देखिए मैं सीधे रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। आप लोग को तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं अभी बना देता हूँ तो आप लोग केवल समझिएगा बस। ये आपका मुख्य अक्ष कहलाता है बेटा, आपको आगे सब बताएंगे, ठीक। और ये रहा आपका वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस, और ये रहा पूरा आपका मुख्य अक्ष। ऐसे इसमें बेस में ये बेटा होता है आपका प्रकाशित केंद्र, ये आपकी होती है मुख्य अक्ष, और इधर आपका होता है F2 फोकस 2, इधर होता है आपका F1। ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बस थोड़ा सा। ये बीचों बीच प्रकाशित केंद्र, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, इधर होता है बेटा आपका F1 और इधर क्या होता है आपका F2। चलो अब बस इतना समझो। अब ध्यान से सुनना मेरी बातें। मैंने क्या बोला? प्रकाश किरण जब भी उत्तल लेंस में आती है, सॉरी अवतल दर्पण में आती है, तो यहाँ टकराएगी तो कहाँ से जाती है बेटा? फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण मैं यहाँ से लाऊं तो देखो ये यहाँ से जाएगी फोकस से। तो यहाँ पर हमने देखा प्रकाश किरणें क्या हो रही है? सच में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है कि नहीं?
जरा इसमें देखते हैं। इसमें बेटा जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है तो जाती तो फोकस से, लेकिन देखो इधर क्या है आपका पॉलिश किया गया, और पॉलिश जिधर की जाती है उधर आपका प्रकाश नहीं जाता। तो बताओ प्रकाश इधर जाएगा नहीं, टकरा कर ऐसे चला जाएगा। तो देखो यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा, तो इसे देखो हम पीछे ले आ रहे हैं। ऐसे प्रकाश की किरण बेटा ऐसे आई, किस प्रकार परावर्तित होकर जाएगी, ऐसा लग रहा है ऐसे परावर्तित होगी जैसे कहाँ से आ रही है फोकस। तो देखो इस तरीके से परावर्तित हो गए। अब देखो प्रकाश किरण सच में कहाँ जा रही है, इधर। इस केस में देखो क्या प्रकाश किरण सच में मिल रही है नहीं, और ये परावर्तन है अपवर्तन। तो बेटा ये परावर्तन क्यों, क्योंकि दर्पण है। मैंने अभी आपको प्रतिबिंब बनाने से पहले बताया कि प्रतिबिंब जो बनती है वो दो चीज़ों में बनाई जाती है। हम लोग को दो चीज़ों में पढ़ना, एक लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना और एक दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन से बनता है। किससे बनता है, परावर्तन से। और जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो अपवर्तन से। तो बेटा ये रहा दर्पण, तो ये रहा परावर्तन। देखो यहाँ जब परावर्तन हुआ प्रकाश किरणों का, तो प्रकाश किरणें क्या ये सच में मिल रही हैं नहीं ना, परंतु इस दर्पण में देखा जाए तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात सच में मिली या नहीं मिली, सच में मिली या नहीं मिली। तो एक दर्पण में प्रकाश किरणें सच में मिल रही है, दूसरे में प्रकाश किरणें सच में नहीं मिल रही है। लेकिन किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात। किसके पश्चात, परावर्तन। ये बात समझ में आई नहीं आई। तो क्या कहेंगे, प्रकाश किरणें जब किसी बिंदुओं से चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात, देखो दोनों में दर्पण है तो दोनों में क्या होगा, तो परावर्तन के पश्चात सच में मिलती है या मिलती हुई, समझ बात आई। अच्छा इसमें जरा देखते हैं, इसमें क्या होगा बेटा, चूंकि ये लेंस है तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा। इसमें क्या हुआ, परावर्तन, और इसमें क्या होगा, अपवर्तन। तो जरा एक बात बताओ, हम बता देते आपको, ये प्रकाश किरण जब ऐसे जाएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, ये सारी बात आगे हम पढ़ेंगे। ये भी फिर कहाँ से जाएगी, तो यहाँ से। अब हुआ क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे अपवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, अपवर्तन। अपवर्तन के पश्चात बताओ ये सच में मिली है या नहीं, सच में मिली है, मिली है ना। इसमें देखो बेटा, इसमें जब जाती है प्रकाश किरणें तो ऐसे निकल जाती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी जाएंगे तो ऐसे। तो बताओ क्या इसमें सच में मिल रही है अपवर्तन के पश्चात, हाँ नहीं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अपवर्तन। ये कहीं से प्रकाश किरणें चल के आ रही है, मैं मान लेता हूँ किसी बिंदु वस्तु से चल के प्रकाश किरणें आ रही है। ये सभी प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं, किसी बिंदु वस्तु से हम मान लेते हैं। कहाँ से, किसी बिंदु वस्तु से। अब परिभाषा क्या बताओगे प्रतिबिंब का, अब समझो। अब देखो परिभाषा आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले चारों केस एनालाइज कर लो। यहाँ परावर्तन के पश्चात यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात परावर्तन हो रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। दर्पण में क्या होता है बेटा, परावर्तन होता है, और लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि लेंसों द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, अपवर्तन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा, किसके द्वारा, तो क्या बताओगे, अपवर्तन के द्वारा। और कोई पूछे दर्पण में बना प्रतिबिंब किस प्रकार होता, तो आप क्या बताओगे, परावर्तन के द्वारा, है ना। बात समझ में आई नहीं है। तो प्रकाश किरणें जो होती है बेटा वो दर्पण में परावर्तन के द्वारा बंद होती है, किससे, परावर्तन के द्वारा, और जबकि लेंस में किसके द्वारा, अपवर्तन के द्वारा। अब मैं आपको परिभाषा सिखाने जा रहा हूँ, बात को समझना। क्या कहोगे कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, क्या बोलोगे, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि प्रतिबिंब तो सबसे बन रहा है ना। तो क्या बोलोगे, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखो इन दोनों बिंदु पर क्या मिल रही है ना, परावर्तन पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया। परिभाषा क्या होगी, किसी बिंदुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात सच में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार बना वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ में बात नहीं है। तो इस प्रकार से बेटा हमने आपको प्रतिबिंब बनाना बता दिया कि प्रतिबिंब परिभाषा याद कैसे करोगे। तो ये हालांकि आगे के सिलेबस में, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से आप प्रतिबिंब
की परिभाषा याद करो। तो प्रतिबिंब परिभाषा क्या हो गई? किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात सच में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्लियर बात यहाँ पे? अब देखो प्रतिबिंब आपको आगे चल करके बेटा दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के अगर प्रकार की बात करूं तो ये प्रतिबिंब दो प्रकार में होता है। एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम लोग कहते हैं क्या बेटा? रियल इमेज। और दूसरा क्या होता है आपका? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। अब देखो आभासी, वास्तविक का मतलब क्या होता है भाई? वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलेंगी। तो देखो वह प्रकाश किरणें कहाँ कहाँ वास्तव में मिल रही है? एक अवतल दर्पण में और एक उत्तल लेंस में। इसका मतलब क्या? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश किरणें सच में नहीं मिल रही है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, तो बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर बात कि नहीं? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात सच में मिलती हैं, तो बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती है, तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो हमने तीन प्रकार की परिभाषा पढ़ी बेटा। आपका बता दें हमने प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात सच में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब, किस प्रकार क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब प्रतिबिंब बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जहां प्रकाश किरणें सच में मिलती हैं, और आभासी प्रतिबिंब वो होता है जहां प्रकाश किरणें सच में नहीं मिलती हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी वास्तविक प्रतिबिंब की? कि क्या कहोगे? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात सच में मिलती है या वास्तव में मिलती है, तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती है, तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब आपका क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो आप देख भी सकते हैं अवतल और उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है बेटा। और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है आपका बेटा? क्या होगा? आभासी होगा। एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखना। अगर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक है, तो उत्तल लेंस उसका उल्टा, उत्तल लेंस क्या होगा? वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ये बात याद रखना। अगर दर्पण की बात करते तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। और लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस होता है। कौन सी लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जहां भी लगेगा वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर बात बेटा? अब हमने इमेज पढ़ लिया बेटा। इमेज हो गया, इमेज के प्रकार हो गए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तब तक आप इसका डायग्राम बना लीजिए। परिभाषा हमने बोल दिया है, आप बना के लिख सकते हो परिभाषा। तो चलिए इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। प्लेन मिरर आपको पढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आज का अपना अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं समतल दर्पण। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगला टॉपिक हमें पढ़ना है समतल दर्पण के बारे में, और यही समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। अब इस समतल दर्पण, ध्यान से सुनना, दर्पण की पहचान क्या है? तो दर्पण क्या होता है, मैं आपको दर्पण पहले बता देता हूँ। दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण तो बाद में पढ़ना, पहले दर्पण समझ लो क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर। यदि किसी कांच के, यदि हमारे पास कोई कांच का वस्तु है, उसको किसी एक तरफ हम पॉलिश कर दें, क्या कर दें? पॉलिश कर दें। यदि किसी कांच के एक साइड क्या करें हम? पॉलिश कर दें, उसे फिर जो बन जाता है वो क्या बनता है? दर्पण बनता है। अब वो कांच हो सकता है आपका फ्लैट हो, समतल हो सकता है आपका वो कांच गोला हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक तरफ अगर हमने किसी कांच के एक तरफ हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, तो वो क्या बन जाता है बेटा? दर्पण। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? ये गोला है। इस गोले को मैंने एक तरफ ऐसे पॉलिश कर दिया। ये कौन बताता है? पॉलिश किया गया। तो ये क्या हो गया बेटा? आपका दर्पण हो गया। क्या हो गया?
दर्पण। ये हमारे पास एक समतल प्ले आपका समतल कांच था, इसको हमने किसी एक तरफ क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मतलब यदि किसी कांच के कोई टुकड़ा हमारे पास है या कांच का कोई भी टुकड़ा हमारे पास है, अगर उसके हम किसी एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो इस प्रकार जो निकाय बनता है, इस प्रकार जो वस्तु बनती है वो क्या कहलाता है, दर्पण। इसका मतलब दर्पण का पहचान क्या है बेटा, कि उसके किसी एक तरफ पॉलिश होना। क्या होना, पॉलिश होना, ये क्या कहलाता है बेटा आपका, दर्पण। अच्छा, पॉलिश हम कर क्यों रहे कांच पे, क्योंकि हमें पता है यदि प्रकाश का परावर्तन देखना है तो एक तरफ पॉलिश होना जरूरी है, जबकि अपवर्तन में ऐसा नहीं होता। अपवर्तन में किसी भी तरफ पॉलिश नहीं होता, क्योंकि प्रकाश अपवर्तन में प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है। लेकिन परावर्तन अगर हमें देखना है तो किसी कांच के एक साइड क्या होना जरूरी है, पॉलिश होना जरूरी है। तो हमने क्या बोला, जब किसी कांच के किसी एक तरफ पॉलिश कर दिया जाता है तो इस प्रकार बना वस्तु क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। क्लियर बात यहाँ पे। अब उस दर्पण में हमें कौन सा पढ़ना है बेटा, समतल दर्पण। क्या पढ़ना है, समतल दर्पण। तो एक ऐसा दर्पण, क्या बोलोगे, एक, अच्छा जिधर पॉलिश कर दी जाती है, ध्यान से सुना, पॉलिश इधर है ना, तो इस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलिशदार सतह या पॉलिशदार पृष्ठ। क्या कहेंगे, पॉलिशदार सतह। और देखो इधर प्रकाश किरण पड़ेगी तो टकरा कर क्या होगी, वापस आ जाएगी, मतलब टकरा कर परावर्तित हो जाएगी। तो इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो याद रखना, जिस तरफ आपका पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर लाइट पड़ने से परावर्तित हो जाती है, जिस पर प्रकाश पड़ने से क्या हो जाती है, प्रकाश परावर्तित हो जाती है, तो उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जिस तरफ पॉलिश कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिशदार सतह या पॉलिशदार पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। तो देखिए भैया, समतल दर्पण क्या कहते हैं, एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो समतल हो, एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है, अभी ये दर्पण है नहीं है, जब तक हम पॉलिश ना कर दे तब तक ये दर्पण नहीं कहलाएगा। तो हमने इस तरफ क्या कर दिया, देखो पॉलिश। तो ये सतह कौन सी हो गई बेटा, इधर वाली सतह आपकी होगी पॉलिशदार सतह। क्या हो गई, पॉलिशदार सतह। और जिधर पॉलिशदार सतह होती है उधर प्रकाश की किरणें जाती नहीं है, और इधर पॉलिश नहीं है तो ये सतह कौन सी हो जाएगी, इधर प्रकाश पड़ेगी तो परावर्तित हो जाएगी। तो इस वजह से कौन सा पृष्ठ हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। तो बात समझ में आई। एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसे एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो गोली होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल अगर है तो समतल दर्पण कहलाएंगे, और गोली है तो गोलीय दर्पण कहेंगे। क्लियर बात यहाँ पे, कोई दिक्कत है। तो समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। और इसका आप लोग यूज अपने घरों में अपना चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते, कहाँ प्रयोग करते हो, डे टू डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अपना चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हो। कुछ लोग तो बहुत बेहतरीन तरीके से देखते होंगे, है ना, एक एक ध्यान से। हाँ, तुम्हारा इंडिकेशन सही है। खैर आओ देखते बात करते हैं ना। तो इस तरीके से बात समझ में आ गई। तो ये आपका समतल दर्पण होता है। कुछ हम इसके गुण देखते हैं। आगे में पढ़ना समतल दर्पण के गुण क्या होता है, समतल दर्पण के गुण। तो चलो लिख देते, इसके गुण देखते हैं। पहली बात, गुण क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी। कैसे, जरा इसकी बात को समझते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये हमने बना दिया समतल दर्पण। क्लियर बात बाबू। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी ऐसे, तो ऐसे वापस चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे आई और ये क्या हो गई, वापस चली गई। अब देखो ये प्रकाश किरण क्या कभी आपस में मिलेगी क्या,
नहीं। तो ये प्रकाश किरण कभी भी आगे अब आप ले जाओगे तो ये प्रकाश किरण कभी आपस में सच में मिल पाएंगे क्या? और मैंने अभी पढ़ा प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है जब प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात सच में मिलती हुई। तो चूंकि ये दर्पण है और दर्पण में होता क्या है? परावर्तन होता है। तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण सच में मिलेंगी तो वो वास्तविक इमेज होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। लेकिन क्या आपको लगता है ये आगे बढ़ाएंगे तो कभी मिलेगी? देखो ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, कभी आगे मिलेंगी नहीं। तो इनको हम पीछे मिलाते हैं, दर्पण के पीछे ले जाते हैं। इनको भी हम दर्पण के पीछे ले जाते हैं। कहाँ ले जाएंगे? तो आप देख पा रहे हो ये कहीं जाके यहाँ मिल रही है। तो ये कहाँ मिली? दर्पण के पीछे। क्या ये सच में मिली? नहीं। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना रहा है? आभासी। और ये हमेशा आभासी बनाता है, ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही कंडीशन में। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है बेटा? आभासी होता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कभी वास्तविक प्राप्त नहीं होगा। क्लियर बात यहाँ पे? क्यों नहीं वास्तविक होगा? क्योंकि इसके द्वारा प्रकाश किरणें आपस में कभी भी सच में नहीं मिलेंगी। ये जब भी मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? दर्पण के पीछे। तो कोई आपसे पूछे दर्पण, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो क्या बताओगे? हमेशा आभासी। दर्पण कहाँ बनता है? सॉरी, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। अब दूसरी बात क्या आई? दूसरा गुण क्या है कि समतल दर्पण में जितनी दूर वस्तु होगा, जितनी दूरी पर वस्तु होगा, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? तो हमने ये प्रैक्टिकल भी किया था या नहीं? बताओ। किया था ना? हाँ। तो ये बात जान लीजिए कि अगर ये देखो ध्यान से, अगर ये कोई समतल दर्पण है और हमने वस्तु रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो जो आपका प्रतिबिंब है बेटा वो भी दर्पण के पीछे कितना बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। याद रखना, जब जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा? आप लोगों ने अपना चेहरा देखा तो कभी उल्टा नजर आता है? उल्टा नजर आता है कि चेहरा आपका ऊपर दिखाई देने बजाय चेहरा नीचे और पैर ऊपर दिखाई दिया हो? ऐसा तो नहीं ना। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है और क्या होता है? सीधा। अगर वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही होगा, और जितनी दूर होगा उतनी दूर प्रतिबिंब भी होगा। ये चीज हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके सीखा है। तो तीसरा बताओ। हाँ, तीसरा ये समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है। प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है, मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतनी ही बड़ी बनेगी, या वस्तु की जितनी लंबाई होगी बेटा प्रतिबिंब की भी उतनी ही लंबाई होगी। अगर ये वस्तु आपका 5 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर लंबा ही बनेगा। आपसे कोई पूछे, यदि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का वस्तु समतल दर्पण के सामने रखा गया है, तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसकी लंबाई कितनी होगी? तो आप बता सकते हो ना, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होगी? क्योंकि हमने समतल दर्पण में बेटा पढ़ रखा है कि वस्तु की जितनी लंबाई होती है प्रतिबिंब की भी लंबाई उतनी ही होती है। और अगर कोई पूछे कि प्रतिबिंब, यदि वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो बताओ प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो 15 सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में देखो ध्यान से समझना और क्या क्या बना देता है। मान लो ये कोई समतल दर्पण था और इस समतल दर्पण में एक वस्तु बेटा रखी गई है दर्पण से, यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब भी आपको पता है दर्पण से कितनी दूर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा वस्तु भी।
और दोनों सेम लंबाई के बनेंगे, है ना। तो क्या कहेगा कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, बताओ उस वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ध्यान से सुनना, उसने क्या पूछा, बताओ वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो बेटा आपको पता है यदि कोई समतल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो भी दर्पण से कितनी दूर बनेगा। लेकिन वो दर्पण से नहीं पूछा है, कहाँ से पूछा है, वस्तु से कितनी दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो बताओ वस्तु से प्रतिबिंब कितनी दूर है। तो यहाँ से यहाँ 10, 10 से मिलकर कितनी दूरी हो गई। तो याद रखना भाई, अगर किसी समतल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु रखी जाती है तो जितनी दूर दर्पण से वस्तु होता है उतनी ही दूर प्रतिबिंब भी होती है, किससे, दर्पण से। लेकिन अगर कोई वस्तु से पूछे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होता है तो उसका 2 गुना कर देना। क्लियर है बात ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा आपका गुण क्या होता है, ठीक है ना, कि इसकी जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है बेटा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। क्लियर बात यहाँ पे। और अगर देखो एक गुण और आता, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, यदि कोई h लंबाई का वस्तु देखना है तो दर्पण की कितनी होनी चाहिए हाइट, उसकी आधी होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु की लंबाई को पूरा दर्पण में देखना है तो आवश्यक दर्पण की जो ऊंचाई होती है वस्तु की लंबाई की आधी होती है। बात समझ में आई नहीं आई। जैसे मान लो किसी ने कहा कि आपको 50 सेंटीमीटर वस्तु का लंबा देखना है, पूरा प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर का पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना है, तो बताओ आवश्यक समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना जितना बड़ा वस्तु है उसकी आधी लंबाई की आपकी दर्पण की आवश्यकता होती है, समतल दर्पण की आवश्यकता होती है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। क्लियर बात है यहाँ पे। अब देखो जैसे मेरी हाइट जो भी होगी 5 फुट जो भी है, क्या हम अपना पूरा अगर मुझे लंबाई देखनी होगी तो हमें मेरी लंबाई की आधी दर्पण चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन क्या कभी हम लोग अपना चेहरा तो सिर्फ देखते हैं ना, अपना क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं। क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं। तो चेहरा जब देखते हैं तो भैया चेहरे से केवल मतलब होता है, इसलिए हम छोटे से दर्पण में भी देख लेते हैं। लेकिन अगर मुझे पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम जो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मेरी हाइट की आधी होनी चाहिए दर्पण की ऊंचाई। क्लियर बात है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या था, समतल दर्पण। क्या था, समतल दर्पण। तो आप लोग इसे पूरा पहले नोट कर लीजिए समतल दर्पण में क्या क्या है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। और इसके बाद एक टॉपिक आपका और बचता है, आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसे रोक लीजिए। देखिए अब मेरी बात समझिए, एक और टॉपिक आपका बचता है जिसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, जिसे हिंदी में कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। तो इसका मतलब क्या, सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ समझा दे रहा हूँ। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब क्या, जब आप कभी अपने शीशे में अपना चेहरा देखोगे तो जो आपका दाहिना हाथ है वो क्या नजर आएगा शीशे में, बायां हाथ, और जो आपका बायां हाथ है वो क्या नजर आएगा, दायां हाथ नजर आएगा। तो इसे कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व मतलब क्या होती है, भुजाएं, या पार्श्व मतलब साइड, साइड मतलब भुजा। तो जब भुजा बदल दी जाए, साइडें बदल दी जाए, तो साइडें जब बदल दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। तो यदि आप किसी समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो आपका बायां हाथ क्या दिखाई देता है, दायां हाथ, और दायां हाथ आपका बायां हाथ दिखाई देता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि आपका क्या हो गया, पार्श्व उत्क्रमण हो गया। क्या हो गया, पार्श्व उत्क्रमण। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पार्श्व उत्क्रमण भी कहते हैं। कभी इसलिए देखा होगा आप लोगों ने, एम्बुलेंस जब आती है तो उसके नाम उल्टे लिखे होते हैं। किसमें, उल्टे लिखे होते हैं, ताकि जब आप दर्पण में देखो तो आपको वो सीधा न, उल्टे नहीं लिखे होते बल्कि पार्श्व बदल कर लिखे जाते हैं। उल्टा तो अलग बात होता है, क्या होते हैं, पार्श्व बदल कर लिखे जाते हैं, ताकि आप जब दर्पण में देखो तो आपको एम्बुलेंस सही से लिखा हुआ दिखाई दे। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये रहा आपका समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो इसके लिए हमने पूरा 5 लेक्चर समतल पृष्ठों से प्रकाश के परावर्तन के लिए हमने 5 लेक्चर अटेंड किए हैं। 5 लेक्चर आप बढ़िया से देख लीजिए। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक आपको समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझाया एक बेसिक के तौर पर,
ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। अब आपको गोलीय दर्पण पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। क्लियर बात यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलेंगे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए।